हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं संदीप शर्मा। देखिए, लास्ट जो क्लास थी उसमें पढ़ने ये किया था कि मृदा की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो क्या होती है। मैंने बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। और इसमें से सबसे ज़्यादा किसकी होती है, जैसे ह्यूमस की 200 सेंटीमोल पर किलोग्राम, फिर वर्मीकुलाइट की आती है 150, उसके बाद एलोफेन की आती है 100, फिर आती है मोंटी मोरिलोनाइट, इसकी आती है 80, फिर इलाइट और क्लोराइड इनकी आती है 30, फिर आती है केओलिनाइट इसकी आती है 8, फिर आती है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड उसके बाद जिनकी आती है 4। तो आपको क्या याद रखना है, इसको जरूर याद रखना है इन दोनों को, और इसको जरूर याद रखना है जिसकी सबसे कम होती है। क्लियर? तो ये अपना टॉपिक हो गया था जो था मृदा की धनायन विनिमय क्षमता। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है और मृदा की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो किसकी कितनी होती है। अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है मृदा की धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ जी, हाँ तो बच्चों आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक यानी वो कौन से कारक हैं जिनके द्वारा मृदा की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो प्रभावित होती है। आज की क्लास इस पे रहेगी। तो पहले एक बात बताऊं, धनायन विनिमय क्षमता होती क्या है इसको देखेंगे ना, उसी से ये चीज निकल के आएगी। ठीक है ना? देखो, ये एक मृदा है, हमें इसकी क्या पढ़नी है, कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी यानी धनायन विनिमय क्षमता। देखो जी, मृदा जो होती है वो कणों से मिलकर बनी होती है कि नहीं होती? अच्छा, मृदा के कण बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है ना? अब देखो जी, मैं इस कण की बात करूं कि एक इतना बड़ा कण था, अगर कण इतना बड़ा है तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो देखो कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया या नहीं हो गया। ऊपर जो लाइन लगे है ना, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल को बताती है। चलो अलग अलग स्केच लगा देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्षेत्रफल है जहां से धनायन का विनिमय होता है। अब मृदा का कण चाहे कितना ही बड़ा हो, उसका जो धनायन विनिमय होगा ना वो इसके पृष्ठ से होगा तो नहीं होगा। ये एक बड़ा कण था, हमने क्या किया, इस बड़े कण को तोड़ के छोटे कणों में चेंज कर दिया। जैसे इसको यहाँ से तोड़ देता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ देता हूँ तो बताइए ये आपका दो कणों में टूट गया या नहीं टूट गया? दो कणों में क्या हो गया, विभक्त हो गया ना। अब देखिए, ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था ये अवेलेबल है या नहीं है? इसका तो इतना ही था ना, लेकिन जैसे आपने तोड़ा ये इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अगर कण बड़ा था तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये था जहाँ से धनायन विनिमय हो सकते हैं, और जब हमने इसको तोड़ दिया तो जहाँ से तोड़ा था इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा हो गया या नहीं हो गया? चलो मैं इस कण को और तोड़ देता हूँ। मैंने इस कण को ऐसे तोड़ दिया, कण आपका वही है, और अब की बार मैंने इसको और छोटा तोड़ दिया। अब बताओ जी, यदि मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल चेक करूं तो ये जब कण बड़ा था तब इतना ही पृष्ठीय क्षेत्रफल था जिससे धनायन विनिमय हो सकता है। तो बताइए तोड़ने के बाद वो क्षेत्रफल अवेलेबल है कि नहीं है? लेकिन इसके अलावा क्या बढ़ गया, इतना क्षेत्रफल ये और बढ़ गया नहीं बढ़ गया था? पहली बार तोड़ने में ये बड़ा था और दोबारा तोड़ा तो बताइए ये नया क्षेत्रफल आ गया या नहीं आ गया? तो अगर मैं मृदा के कण को तोड़ता जाता हूँ तो बताइए धीरे धीरे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है नहीं जाता? और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा तो बताइए धनायन विनिमय करने की क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी?
यानी एक मर्दा है जो इस प्रकार के कणों में, यानी उसके कणों का आकार इतना बड़ा है, एक तो वो धनायन विनिमय क्षमता कर रही है, एक तो उसकी धनायन विनिमय क्षमता है, और एक इसकी धनायन विनिमय क्षमता है। इतनी ही मर्दा ये, इतनी ही मर्दा ये। यहाँ तो कणों का आकार बड़ा होता है, यहाँ कणों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो जैसे जैसे आप कणों को छोटा करते जाओगे वैसे वैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। इस प्रकार का वह मत कर लेना कि बड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है, छोटे का कम होता है। बड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता होगा, फिजिक्स में होता होगा, लेकिन यहाँ छोटे का होता है। क्यों? क्योंकि बड़ा जो था ना, हम उसी के छोटे कणों की बात कर रहे हैं, हम इनकी तुलना नहीं कर रहे कि जी ये बड़ा कण था, ये छोटा कण था, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा। अब तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा, लेकिन हमें तुलना इनकी नहीं करनी, हमें इनकी करनी है कि ये एक बड़ा कण है और इसको तोड़ने के बाद ये इसके हजारों छोटे कण बन गए, जितने बढ़ सकते हैं ना वो सारे बना दिए। अब बताओ जी पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा, छोटे कणों का होगा कि नहीं होगा। अगर मात्रा समान ली जाए तो, मैं मात्रा समान लेने के साथ में बात जोड़ रहा हूँ कि यदि मर्दा समान मात्रा में हो, यदि मर्दा क्या हो, समान मात्रा में, वीरू जी ये मर्दा समान मात्रा में है, जितनी मान लिया कि अपन ने 1 किलोग्राम शुष्क मर्दा ली थी, जिसमें आधा किलोग्राम तो बड़े बड़े कणों की है और आधा किलोग्राम क्या होगी, ये पूरी भर लेना, ठीक है ना, छोटे छोटे कणों की है। इस स्थिति में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा वो हमेशा इसका होगा, और इसका कई हजार कई लाख गुना ज्यादा होता है बड़े कणों से, ठीक है ना। अब आपको पता ही है कि विनिमय की जो क्षमता होती है वो पृष्ठीय परिघटना है। विनिमय हमेशा पृष्ठ से होता है। विनिमय में शब्द आता है अधिशोषण। क्या आता है, अधिशोषण। अवशोषण कभी नहीं पढ़ा पढ़ने, हमने बार बार पढ़ा है कि अधिशोषित होता है, कभी ये तो नहीं पढ़ा कि अवशोषित होता है। तो ये जो अधिशोषण है ना, ये पृष्ठ पे होता है, और पृष्ठ जितना ज्यादा होगा अधिशोषण उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बताइए एक खंड समझ में एक गया, बाद में पढ़ेंगे कि ये कारक कौन सा है, लेकिन ये बात तो दिमाग में बैठ गई ना कि यदि कहीं कणों का आकार बड़ा है और अगर कहीं कणों का आकार छोटा है तो उन दोनों की अधिशोषण क्षमता कभी भी बराबर नहीं हो सकती। छोटे कणों का आकार जो होगा ना, उन छोटे कणों का हमेशा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा, और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है उसकी अधिशोषण क्षमता उतना ही क्या होगी, अधिक होगी। यानी कल को अपन एक ऐसा कारण बना सकते हैं कि मर्दा की जो कणों का आकार है उस पर धनायन विनिमय निर्भर करता है या नहीं करता, बताओ इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है। तो मर्दा के कणों का जो आकार हो गया ना, वो एक पहला टॉपिक हो गया कि मर्दा कण आकार या मर्दा के कणों का आकार। और आपको पता है कि मर्दा के कणों का आकार जैसे जैसे घटता जाएगा, मर्दा के कणों का आकार जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे वैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर धनायन विनिमय क्षमता भी बढ़ती जाएगी। एक बात समझ में आएगी, लिखा नहीं रहा हूं अभी, सारे कारक इस प्रकार से अपन समझेंगे, उसके बाद लिखाऊंगा, ठीक है ना। चलो दूसरा एक बात और करते हैं अपन, ये तो हो गया एक ही मर्दा थी लेकिन अलग अलग प्रकार के कलाकार थे। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं मर्दा का या कली का प्रकार बदल दूं तो बताइए धनायन विनिमय क्षमता प्रभावित होगी कि नहीं होगी। पीछे पढ़ के आए, पीछे एग्जांपल पढ़ के आए हो, ह्यूमस प्रकार की जो थी उसकी 200 विनिमय क्षमता थी, ठीक नहीं थी। वर्मिकुलाइट की 150 थी, ठीक है। मोंटी मोरिलोनाइट की 80 थी, ठीक है ना। इसके साथ एलोफेन था, उसकी 100 थी। तो यहाँ धनायन विनिमय क्षमता बदल रही है। क्यों बदल रही है? क्योंकि यहाँ क्या बदल रहा है, यहाँ प्रकृति बदल रही है। किसकी प्रकृति बदल रही है? मर्दा की या कले के प्रकार की। यानी धनायन विनिमय क्षमता जो होती है वो कणों के आकार के साथ साथ किस पे निर्भर करती है? मर्दा की या कले की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, ठीक है ना। पीछे वाली टेबल अगर तुम्हारे दिमाग में है तो हम एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि देखिए जी, वर्मिकुलाइट की धनायन विनिमय क्षमता मोंटी मोरिलोनाइट से अधिक होती है, मोंटी मोरिलोनाइट की केओलिनाइट से क्या होती है? अधिक होती है। तो इन प्रकार से मर्दाओं के नाम या प्रकार देख के बता सकते हैं ना। तो हमने दिमाग में क्या देखा कि धनायन विनिमय क्षमता जो होती है वो कणों के आकार पे निर्भर करती है। कणों के आकार के साथ साथ ये मर्दा का या क्ले का जो प्रकार है ना उस पर भी निर्भर करती है, ठीक है ना। अब देखो जी, तीसरी बात करते हैं, इनके साथ साथ ये जो है ना वो एक और चीज पे निर्भर करती है। देखो क्या होता है,
मैं जो क्यों बात कर रहा हूं उसको ध्यान से समझना। हमने दो अलग अलग प्रकार की मर्दाएं ले ली, ठीक है ना। इस टॉपिक को समझने के लिए अपन ने क्या कर दिया, दो अलग अलग प्रकार की मर्दाएं ली हैं। एक मर्दा था और ये दूसरी मर्दा है। दोनों मर्दा जो है ना उनके कणों का आकार क्या है, समान है, समान प्रकार का हो गया। तो बताइए कण आकार से प्रभावित नहीं हो रही ना। अब देखो जी, पहली मर्दा में जो धनायनों की संख्या है वो 4 है और दूसरी प्रकार की जो मर्दा है उसमें धनायनों की संख्या क्या है, 10 है। एक मर्दा है जिसमें जो धनायन है उनकी संख्या 4 है और दूसरे में 10 है। अब बताओ जी धनायन विनिमय क्षमता किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। यानी जहां धनायन ज्यादा प्रेजेंट हो और धनायन ज्यादा प्रेजेंट हो, ये बात पीछे भी एक बार आ चुकी है, ठीक है ना। धनायनों की जो संख्या होती है ना वो पीएच से प्रभावित होती है। इसके साथ धनायनों की जो संख्या होती है ना वो कार्बनिक पदार्थों से प्रभावित होती है। दो चीजें ध्यान रखना, अगर किसी मिट्टी में, इन दोनों चीजों को देखते हैं, अगर किसी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बहुत ज्यादा है, अगर किसी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बहुत ज्यादा है, कार्बनिक पदार्थ जैसे खाद ज्यादा डाल दी कार्बनिक पदार्थों की, या मांस या विष्ट या तुम्हारा जो भी प्रेस मड वगैरह जो होता है, खली की खाद जो होती है, कार्बनिक पदार्थ अगर आपने डाल दी तो वो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, या कहीं पे क्या है कोई जीव मर गया, ठीक है ना, और वो धीरे धीरे सड़ गल रहा है, तो उसके द्वारा क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थों को मुक्त किया जाता है। अब यदि कहीं कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होंगे तो हमें पता है कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ना उनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विघटन। और सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका विघटन जब किया जाता है तो इस स्थिति में मुक्त होती है CO2 गैस। ध्यान रखना, कार्बनिक पदार्थों का विघटन करने पर हमेशा कौन सी गैस बनती है, CO2। क्या बनती है, CO2। और CO2 जो होती है वो जब पानी में घुलती है तो ये बनाती है कार्बनिक अम्ल H2CO3। ध्यान रखना, कार्बनिक पदार्थ मुक्त होंगे तो मुक्त होने पर साथ साथ क्या होंगे, ऐसे पदार्थ भी बहुत ज्यादा बन जाएंगे जिनमें धनायन होता है, लेकिन साथ साथ CO2 मुक्त की जाती है और ये CO2 पानी में घुल के क्या बना देती है, H2CO3 कार्बनिक अम्ल। और ये जो कार्बनिक अम्ल है ये मृदा को क्या कर देता है, अम्लीय, यानी पीएच को घटा देता है। पीएच आगे या नहीं आगे। तो अब देखो जी, जिस मृदा की पीएच कम है, जिस मृदा की पीएच क्या है, कम है, उसमें क्या होगी, धनायन की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी कि नहीं होगी। और जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थ अधिक है उस मृदा की पीएच अपने आप कम हो जाएगी, उसमें कार्बनिक पदार्थ होने के कारण मृदा अम्लीय हो जाएगी और धनायनों की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बताइए, ये दोनों कारण दिमाग में आ गए ना। इन दोनों कारण के पीछे फैक्टर यही है कि अगर मृदा की पीएच कम होती है तो पीएच कम होने पर उस प्रकार की मृदा में धनायनों की या विनिमय करने वाले धनायनों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और यदि मृदा में कार्बनिक पदार्थ अधिक है तो उनका विघटन करके भी ऐसे धनायनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और उस स्थिति में भी मृदा की पीएच क्या हो जाती है, अम्लीय या 7 से कम। तो मृदा की पीएच घटने पर भी धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। या यदि मृदा की पीएच अम्लीय हो तो धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है। और यदि मृदा में कार्बनिक पदार्थ अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हो तो इनके द्वारा इनका अपघटन होकर भी क्या हो जाती है, धनायनों की मात्रा बढ़ जाती है और इस स्थिति में भी क्या होती है, धनायन विनिमय क्षमता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से पढ़ने, इस एग्जाम्पल को देखते हुए 4 बिंदुओं को देख लिया। कौन से, एक तो मृदा के कणों का आकार, दूसरा मृदा का या कले का प्रकार, तीसरा मृदा की पीएच और चौथा कार्बनिक पदार्थ। और वास्तव में ये वो 4 बिंदु है जो मृदा की धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करते हैं। क्लियर है, ये समझा दिया। अब मैं इसको लिखाऊंगा, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल दो, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक या CEC को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता या CEC को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। हेडिंग डाल लिया, लिखो, देखिए किसी मृदा की धनायन विनिमय क्षमता, किसी मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कई कारकों पर निर्भर करते हैं।
देखिए, किसी मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कई कारकों पर निर्भर करती है, कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें से कुछ मुख्य निम्न है, जिनमें से कुछ मुख्य निम्न है। नंबर 1, मृदा कणा आकार, मृदा कणा आकार। नंबर 2, पहला क्या हो गया, मृदा कणा आकार। नंबर 2, कले की मात्रा व प्रकार। क्योंकि मैंने कले की मात्रा आपको समझाया नहीं है, सिर्फ प्रकार समझाया था। कले की मात्रा समझाने की जरूरत ही नहीं है। अगर कले ज्यादा मात्रा में है तो धनायन विनिमय क्षमता ज्यादा होगी, कले कम है तो क्या होगी, कम होगी। तो कले की मात्रा व प्रकार, प्रकार यहाँ प्रकृति को बताता है, किस प्रकार की है। नंबर 3, मृदा की पीएच। और नंबर 4, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। आपको पता है कि सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो ह्यूमस में होते हैं, और ह्यूमस में सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ है, तो उसकी धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो ये 4 मुख्य कारक हैं जो मृदा की धनायन विनिमय क्षमता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। लिख लो, पहला मृदा कणा आकार या कणाकार, दूसरा कले की मात्रा व प्रकार, तीसरा मृदा की पीएच, और चौथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। अब सबसे पहले हेडिंग डाल दो मृदा कणा आकार। मृदा कणा आकार, मृदा कणा आकार। लिखिए, जैसे 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 किसी मृदा के कणों का आकार घटता जाता है, जैसे जैसे किसी मृदा के कणों का आकार घटता जाता है, किसी मृदा के कणों का आकार घटता जाता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। जैसे जैसे किसी मृदा के कणों का आकार घटता जाता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जाता है तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण उसकी धनायन विनिमय क्षमता भी बढ़ती जाती है। तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण उसकी धनायन विनिमय क्षमता भी बढ़ती जाती है, धनायन विनिमय क्षमता भी बढ़ती जाती है। ठीक है ना। अब ये देखो, कणाकार बड़ा और यहाँ कणाकार क्या है, छोटा। इसी को तोड़ के अपने छोटे छोटे बना लिए। अब देखो जी, कणों का आकार हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले मैंने आपको समझाया था कि कैसे काउंट करोगे। ये देखो किस प्रकार से कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और यहाँ हर एक का काउंट करो। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कम, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक। और धनायन विनिमय क्षमता तो पृष्ठ में निर्भर करेगी, पृष्ठ कम है तो कम और अधिक है तो अधिक है। तो यहाँ क्या हो गया, CEC कम, CEC अधिक। तो सीधी सी बात है, जो मृदा बड़े कणों की है, जिसमें कणों का आकार बड़ा बड़ा होता है, उसकी धनायन विनिमय क्षमता हमेशा क्या होती है, कम। किसकी तुलना में, जिस मृदा के कणों का आकार क्या होता है, छोटा। ये बना लो आप फटाफट। कण आकार बड़ा है तो धनायन विनिमय क्षमता कम होगी, कणों का आकार छोटा है तो धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल देखो। एग्जांपल,
एक होती है बलुई दोमट। आपकी कली किस प्रकार की है? बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट जो मिट्टी होती है आपकी बालू जो रेत होती है उस प्रकार की है। तो बलुई दोमट जो होती है उस बलुई दोमट में कणों का आकार होता है बड़ा। बलुई दोमट में कणों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। तो इस प्रकार की मिट्टी के लिए जो CEC का मान होता है वो होता है 5 से 10 सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स। बलुई दोमट जिसके कणों का आकार काफी बड़ा होता है, बड़ी मोटी मिट्टी होती है, तो उसके लिए जो CEC है वो होती है आपकी 5 से 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। ठीक है ना। अब दूसरा जो एग्जांपल है वो होती है मटियार दोमट। दोमट मिट्टी है, बलुई नहीं, मटियार, मटियार दोमट। इसमें कणाकार होता है छोटा। इसके कणों का आकार कैसा होता है? छोटा। बलुई दोमट का होता है बड़ा और मटियार दोमट का क्या होता है? छोटा। तो इसके लिए जो CEC होती है वो होती है 15 से 20 सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स। तो इस एग्जाम्पल को आप अलग से लिख लेना कि बलुई दोमट जो है ना वो बड़े कणों के आकार वाली मिट्टी है, तो उसके लिए तो CEC का मान होता है 5 से 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। और मटियार, ये मटियार है, मटियार जो दोमट है उसके कणों का आकार होता है छोटा, तो उसकी जो धनायन विनिमय क्षमता है वो है 15 से 20 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। यानी बलुई दोमट से मटियार दोमट के कण छोटे हैं तो उसकी धनायन विनिमय क्षमता दुगनी से तिगुनी तक है। यानी 5 से 15 हो गया, 10 से दुगुना 20 हो गया, तो 2 गुने से 3 गुना है। तो जैसे जैसे कणों का आकार घटता जाता है, जैसे जैसे कणों का आकार घटता जाता है वैसे वैसे क्या हो जाता है तुम्हारा? मृदा कणाकार घटने पर किसकी मात्रा बढ़ जाती है? धनायन विनिमय क्षमता की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। चलो बेटा आज की क्लास इतनी लेंगे। आज का क्लास थोड़ी छोटी बना रहा हूँ क्योंकि बार बार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं यही कि नेट कम पड़ जाता है सर, क्लासें बहुत लंबी हो जाती है। तो कोशिश करेंगे क्लासें लगभग 25 मिनट के आसपास रखें, इससे बड़ी क्लासें नहीं बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। कल ये जरूर पढ़ के आना क्योंकि अभी ये पढ़ने इसमें जो अपना टॉपिक हुआ था इसमें सिर्फ मृदा कणा आकार पढ़ा है, बाकी 3 बचे हुए। क्लियर है? ओके बाय।